लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग बिंदु आवेश की वजह से किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये वाला पढ़े थे। और आगे हम लोग पढ़ेंगे ई आर ग्राफ। देखिए ई आर ग्राफ, अगर हम ई और आर के बीच ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ आपका ऐसा मिलेगा। देखिए अगर देखा जाए कैपिटल ई और आर के बीच जो संबंध है कुछ ऐसा संबंध है, मतलब कि आर अगर बढ़ेगा तो ई क्या होगा, घटेगा। आर बढ़ेगा तो ई क्या होगा, घटेगा। तो ग्राफ आपका इस प्रकार होगा। तो ये हो गया कैपिटल ई। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा। अगला टॉपिक क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग को विद्युत क्षेत्र दिखाई नहीं देता, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आवेश के जो चारों ओर का क्षेत्र होता है जिसमें हम लोग किसी अन्य आवेश को लेके आते हैं, वो आवेश क्या करता है, बल का अनुभव करता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, वो हमें दिखाई नहीं देता। अब हमें उसके बारे में अध्ययन करना है। उसके बारे में अध्ययन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी सुविधा के लिए विद्युत बल रेखाओं की सहायता से विद्युत क्षेत्र को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो आज का जो लेक्चर है पूरा याद करने वाला लेक्चर है पहली बात तो, और सारी की सारी बातें क्या है, काल्पनिक हैं। मतलब ये विद्युत बल रेखा आपका ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो आपको सब कुछ बताया जाएगा वो सारा का सारा एक काल्पनिक बात होगा, और वो सब कुछ आपको याद कर लेना है, क्योंकि अगर आपको नहीं याद रहेगा तो आप लोग सवाल नहीं कर पाएंगे। इस पर जो भी सवाल आएगा इसके गुण पे सवाल आएगा। अगर आपको सारे के सारे गुण याद रहेंगे तो सवाल को आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसके डेफिनेशन को सबसे पहले जानते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो देखिए ये एक काल्पनिक वक्र होता है, और वक्र कैसा होता है, निष्कोण। कैसा वक्र होता है, निष्कोण। अब निष्कोण का मतलब क्या होता है, ये आपका निष्कोण वक्र है, ये आपका निष्कोण वक्र नहीं है। मतलब एकाएक मोड़ आया, यहाँ पर क्या आया, एकाएक मोड़ आया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तीक्ष्ण मोड़। तीक्ष्ण मोड़। तो आपका जो विद्युत बल रेखा होता है ना, ऐसा वक्र होता है। या तो वो एक सीधा लाइन होगा, या तो आपका एक ऐसा वक्र होगा, मतलब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी मोड़ एकाएक नहीं होगा इसके जैसा, मतलब तीक्ष्ण किनारा इसमें कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, तो विद्युत बल रेखा क्या होता है, एक काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है। इसके किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्शी खींची जाए, क्या खींची जाए, स्पर्शी खींची जाए, तो ये स्पर्शी क्या बताएगा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा व बल की दिशा। क्योंकि आपको मालूम है जो दिशा विद्युत क्षेत्र का होता है वही दिशा धन आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का होता है। पहले भी आपको बताया जा चुका है। तो मतलब हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक निष्कोण वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा व बल की दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत बल रेखा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत बल रेखा। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक निष्कोण वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा व बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो चलिए भाई इसके डेफिनेशन को लिख लिया जाए। तो देखिए विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है। ये काल्पनिक है भाई, कैसा वक्र है, काल्पनिक वक्र है। ऐसा कोई वक्र नहीं होता है। अगर आप लोग मानेंगे कि धन आवेश से या ऋण आवेश से कोई वक्र वगैरह निकलता है, रेखा वगैरह निकलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सारी की सारी बातें इमेजिन की गई हैं और आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। भाई जाहिर सी बात है, हम लोग क्लास 10th में जैसे लाइट को इस प्रकार दर्शाते थे, इसे हम लोग रे कहते हैं, रे, कि लाइट ये जा रही है, लाइट ये आ रही है, परावर्तित हो गई। ठीक है, तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, लाइट को देखते हैं, कभी लाइट को नहीं देखते, लाइट की सहायता से वस्तुओं को देखते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग लाइट को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, लाइट को ऐसा मान लेते हैं, लाइट को ऐसा मान लेते हैं, रे के रूप में मान लेते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसा कुछ होता नहीं है, माना गया है। ठीक है, ये क्या शो करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन आपको बताया गया, ये डेफिनेशन आपको याद कर लेना है, और इसके कुछ गुण बताए जाएंगे, वो गुण आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो चलिए भाई हम लोग आ जाते हैं इसके गुण के ऊपर।
इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग कॉपी बनाते चलिए। तो इसका गुण, तो पहला पॉइंट क्या है भाई, पहला पॉइंट क्या है, अगर मान लो एक धन आवेश है, एक धन आवेश है, तो धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं प्रारंभ होती हैं, इस प्रकार प्रारंभ होती हैं जैसा आपको दिख रहा है। धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार प्रारंभ होती हैं और ये कहाँ पर जाती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ऐसा नहीं कि यहीं कहीं स्पेस में समाप्त हो जाएंगी, ये कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगे। ये कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे भाई। तो देखो ध्यान दो, तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और कहाँ पर समाप्त होती हैं, अनंत पे समाप्त होती हैं। अच्छा मान लो अगर माइनस क्यू आवेश होता, माइनस क्यू आवेश होता, तो विद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती, कहाँ से प्रारंभ होती, अनंत से, और माइनस क्यू पे आके क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। तो मतलब हम देख रहे हैं कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ हो रही हैं और या अनंत से प्रारंभ हो रही हैं। तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं या अनंत से निकलती हैं और समाप्त कहाँ हो रही हैं, ऋण आवेश पे समाप्त हो रही हैं और अनंत पे समाप्त हो रही हैं। यहाँ से निकलने वाली रेखाएं अनंत पे समाप्त हो रही हैं और अनंत से चलने वाली रेखाएं यहाँ पे समाप्त हो रही हैं। तो समाप्त भी दो जगह हो रही हैं और निकल भी दो जगह से। तो कहाँ कहाँ से निकलती हैं, धन आवेश से और अनंत से निकलती हैं और ऋण आवेश पे और अनंत पे आके समाप्त होती हैं। तो भाई यहाँ पर अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पहला गुण आप लोग को याद हो जाना चाहिए। वैसे भी सोचो भाई, अगर हम लोग यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश छोड़ेंगे, यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश छोड़ेंगे तो ये प्लस क्यू इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, इधर ही तो फोर्स लगाएगा, इधर ही तो फोर्स लगाएगा भाई। और फिर इसके बाद जो है देखिए यहाँ पर अगर हम लोग क्या करेंगे, धन परीक्षण आवेश को छोड़ेंगे तो ये बताओ, ये वाला आवेश इस पर इधर फोर्स लगाएगा। तो ऐसे कहाँ तक फोर्स लगाएगा, अनंत तक फोर्स लगाएगा। तो हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा को ऐसे ही क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अकेला धन आवेश होगा, अकेला ऋण आवेश होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो अगला पॉइंट देखा जाए, अगला पॉइंट क्या है भाई, तो इसका जो दूसरा पॉइंट है, अच्छा मान लो अगर ये एक बिंदु आवेश Q1 है और ये दूसरा बिंदु आवेश Q2 है, यहाँ पर इस बिंदु आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा इसका दिशा इधर होगा और यहाँ पर इस बिंदु आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा इधर होगा और इसका जो परिणामी होगा, परिणामी इधर कहीं होगा, परिणामी इधर कहीं होगा। तो जो विद्युत बल रेखा होता है वो किसको शो करेगा, E1 को शो करेगा, E2 को शो करेगा या E नेट को, तो E नेट को शो करेगा। किसको शो करेगा, E नेट को शो करेगा। तो हमेशा ध्यान देना कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो नेट विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं, नेट विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो क्या लिखेंगे हम, तो विद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, नेट विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ये हो गया इसका दूसरा गुण। फिर इसके बाद वही तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। तीसरे पॉइंट पर अगर हम लोग देखें, अगर कोई पूछे क्या दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगी, दो विद्युत बल रेखाएं क्या कभी एक दूसरे को काटेंगी, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल नहीं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ऐसा क्यों भाई, क्यों नहीं काटेंगे? तो इसका जवाब ये है भाई कि अगर काटेंगे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींचेंगे। कितने स्पर्शी? दो, एक तो इस वाले वक्र पर और एक तो इस वाले वक्र पर। तो ये स्पर्शी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर बता रहा है और ये वाला स्पर्शी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर बता रहा है। तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक दिशा होती है, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक दिशा होती है, दो दिशा नहीं होती है। इसीलिए हम लोग कहेंगे ये असंभव है। तो दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। यदि काटेंगे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जा सकेंगी और ये दोनों स्पर्शी एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशा बताएंगे, जो असंभव है। ठीक भाई, तो दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर काटेंगे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शी और दोनों स्पर्शियां एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशा बताएंगे, जो कि क्या है, असंभव है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले करके। तब तक हम लोग क्या करते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलो भाई, अगला पॉइंट क्या है इसका, चौथा पॉइंट क्या है भाई, तो चौथा पॉइंट देख लिया जाए भाई। चौथा पॉइंट क्या है,
देखिए विद्युत बल रेखा कभी बंद लूप नहीं बनाएगा, विद्युत बल रेखा कभी बंद लूप नहीं बनाएगा। होता क्या है, विद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलता है, अनंत पे जाके समाप्त हो जाता है। विद्युत बल रेखा क्या करेगा, धन आवेश से निकलेगा और अनंत पे जाके क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अनंत से लौट के दोबारा धन आवेश पे नहीं आएगा। या फिर विद्युत बल रेखा धन आवेश से प्रारंभ होगा और ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाएगा। वह ऋण आवेश से होता हुआ दोबारा धन आवेश पे नहीं आएगा। मतलब बिंदु आवेश से चलेगा धन आवेश से और नेगेटिव वाले बिंदु आवेश पे जाके समाप्त हो जाएगा। कभी भी लौट के वापस धन आवेश पे नहीं आएगा या कभी भी बंद लूप नहीं बनाएगा। और इसको अगर हम लोग विस्तार से समझना चाहें तो कैसे समझेंगे। देखिए संरक्षी बल और असंरक्षी बल के बारे में आप क्लास 11th में पढ़े हुए हैं। संरक्षी बल क्या होता है कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है और असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। तो एक आप लोग और पॉइंट पढ़े हुए थे, अगर आप लोग को याद हो, नहीं याद है तो हम लोग हम फिर से आपको बता देते हैं कि मतलब संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य किसी बंद पथ पर संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कुल कार्य होता है वो शून्य होता है। कोई बंद पथ है उस पर पूरे पथ के लिए जो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। तो अगर यहाँ देखा जाए कि विद्युत बल कैसा बल है, संरक्षी बल है। विद्युत बल कैसा बल है, संरक्षी बल है। अच्छा विद्युत बल का दिशा किधर होता है, विद्युत क्षेत्र के दिशा में। अगर वो धन आवेश है तो धन आवेश पे जो लगने वाला बल होता है वो विद्युत क्षेत्र के दिशा में। अच्छा बताओ ये क्या है, हम मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा आपका एक बंद लूप बना रहा है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये बंद लूप बना रहा है। तो दिक्कत क्या आएगा, उस दिक्कत को हम लोग जानते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर देखा जाए विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर होगा और यहाँ पे देखा जाए विद्युत क्षेत्र का दिशा यहाँ होगा और यहाँ पे देखा जाए विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर होगा। अच्छा बताओ विद्युत क्षेत्र का दिशा हर जगह पथ के अनुदिश है कि नहीं है, बिल्कुल है, पथ के अनुदिश है। अच्छा मतलब अगर हम लोग क्यू नॉट आवेश को यहाँ पे रखेंगे, इस क्यू नॉट आवेश पे जो लगने वाला बल होगा उसकी दिशा इधर होगी और यहाँ पर इधर होगी और यहाँ पर इधर होगी। अच्छा बताओ भाई जो बल का दिशा है और विस्थापन का दिशा है हर जगह एक ही दिशा में है कि नहीं है। अरे भाई बल का दिशा और जो विस्थापन का दिशा है समान है। तो जब बल का दिशा और विस्थापन का दिशा हर जगह समान है तो अगर मैं इस पथ की जो त्रिज्या है r मान लूँ तो पूरे पथ के लिए जो किया गया वर्कडन होगा विद्युत बल द्वारा वो क्या होगा, Q0 E इंटू 2πr होगा। Q0 E इंटू 2πr होगा। मतलब नेट वर्क डन जो होगा वो जीरो नहीं होगा बल्कि आपका Q0 E इंटू 2πr होगा। तब क्या होगा भाई, आपका विद्युत बल संरक्षी बल तो रह ही नहीं गया, विद्युत बल संरक्षी बल तो रह ही नहीं गया भाई। अगर ये आपका विद्युत बल रेखा क्लोज लूप बनाएगा तो विद्युत बल रेखा संरक्षी बल रह ही नहीं जाएगा। और जबकि प्रैक्टिकली देखा गया है विद्युत बल रेखा कैसा बल होता है, संरक्षी बल होता है। इसके द्वारा किसी क्लोज पाथ पर जो किया गया टोटल वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कभी भी विद्युत बल रेखा बंद लूप नहीं बनाएगा। अगर बंद लूप बनाएगा तो विद्युत बल रेखा द्वारा किसी क्लोज पाथ पर जो किया गया टोटल वर्क डन होगा वो जीरो नहीं होगा और विद्युत बल रेखा संरक्षी बल नहीं होगा। जबकि विद्युत बल रेखा प्रैक्टिकली देखा गया कैसा होता है, संरक्षी बल होता है। कैसा होता है, संरक्षी होता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे भाई कि विद्युत बल रेखा कभी भी बंद लूप नहीं बनाता है क्योंकि यदि बंद लूप बनाएगा पूरे पथ के लिए विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य अशून्य होगा। अशून्य मतलब शून्य नहीं होगा, शून्य होगा। अतः विद्युत बल संरक्षी बल नहीं होगा। परंतु विद्युत बल कैसा बल होता है, संरक्षी बल होता है।
तो इस बात को ध्यान में रख लेना भाई कि कभी भी विद्युत बल रेखा आपका वन लूप नहीं बनाएगा। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा तो वो वन लूप बनाएगा, वो वन लूप बनाएगा, लेकिन ये विद्युत बल रेखा आपका कभी भी वन लूप नहीं बनाएगा। वन लूप बनाएगा तो विद्युत बल रेखा आपका संरक्षी बल रह ही नहीं जाएगा, जबकि होता क्या है, ये संरक्षी बल होता है। चलिए भाई हम लोग 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है भाई, 5वां पॉइंट देख लिया जाए। आओ भाई 5वें पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए भाई, अगर हम लोग विद्युत बल रेखा को कुछ इस टाइप का बनाएं, विद्युत बल रेखा को कुछ इस टाइप का बनाएं, चलो बना लिया भाई। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अच्छा बताओ, विद्युत बल रेखा कहाँ पास पास है, ए पर, और कहाँ दूर दूर, बी पर। तो जहाँ पर विद्युत बल रेखा पास पास होगा वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, और जहाँ पर बल रेखा दूर दूर होगा वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। तो मतलब जहाँ पर विद्युत बल रेखा का घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, और जहाँ पर विद्युत बल रेखा का घनत्व क्या होगा, कम होगा। घनत्व कम का मतलब दूर दूर, और घनत्व ज़्यादा का मतलब पास पास। तो मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए पॉइंट ए पर जो कैपिटल ई का वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा पॉइंट बी पर ई के मैग्नीट्यूड की तुलना में। समझ में आ गया भाई। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक भाई, तो जहाँ पर पास पास बल रेखा है वहाँ पर ए का परिमाण ज़्यादा होगा, जहाँ पर पास दूर दूर, जहाँ पे दूर दूर बल रेखा है वहाँ पर ए का परिमाण क्या होगा, कम होगा। तो ये आपका हो गया 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट देखो भाई, अगर बल रेखाएं क्या हों, एक दूसरे के समांतर हों, समान दूरी पर हों, तो वहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर तो यहाँ पर देखो चाहे यहाँ पर चाहे देखो, घनत्व तो हर जगह क्या है, समान है। बल रेखाओं का घनत्व तो क्या है, समान है। तो हर जगह ई का परिमाण भी समान होगा, दिशा भी समान होगा। जैसे यहाँ पे पॉइंट ए लिया जाए, यहाँ पे पॉइंट बी लिया जाए, तो ए पर और बी का जो परिमाण होगा और दिशा होगा दोनों ही क्या होगा, समान होगा। इस टाइप के विद्युत क्षेत्र को हम लोग कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसको आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, और अपने मन से लिख लीजिएगा कि जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर व समान दूरी पे होते हैं वहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। लिख लोगे भाई, एक बार फिर से सुन लो, जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर व समान दूरी पे होती हैं वहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। हो गया भाई। आगे देखो, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और उसके बाद नोट कर लीजिएगा, कापी आप लोग बनाते रहिए। फिर देखो भाई, आज 7वां पॉइंट क्या है भाई, अगर मान लो कोई लड़का क्यू आवेश से 2 बल रेखा निकलता हुआ मानेगा। अगर कोई लड़का क्यू आवेश से 2 बल रेखा निकलता हुआ मानेगा तो वही लड़का 2Q आवेश से कितना बल रेखा मानेगा, 4। कितना मानेगा, 4 मानेगा। और अगर कोई लड़का, दूसरा लड़का कहेगा भाई क्यू आवेश से मैं तो 4 मानूंगा, क्यू आवेश से कितना मानूंगा, 4, मतलब 4 बल रेखा निकल रहा है, तो वही लड़का 2Q आवेश से कितना मानेगा, तो जाहिर सी बात है कितना मानेगा, 8 मानेगा। कितना मानेगा, 8 मानेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि किसी भी आवेश से निकलने वाला अथवा समाप्त होने वाला जो बल रेखाओं की संख्या होगी आवेश के परिमाण के समानुपाती होगा। मतलब किसी भी आवेश से जो निकलने वाले बल रेखाओं की संख्या होती है या उस पर समाप्त होने वाले बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो आवेश के परिमाण के क्या होगा, समानुपाती होगा। इसका क्या मतलब है भाई, आवेश को दुगना कर लोगे तो बल रेखाओं की संख्या दुगनी हो जाएगी, आवेश को आधा कर लोगे तो बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। बात समझ में आई भाई। तो लिख लीजिए इसको, किसी भी आवेश से निकलने वाली तथा समाप्त होने वाली बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है।
1 कूलाम से 4 रेखा तो 2 कूलाम से 8 रेखा आप मानेंगे। अगर कोई 1 से 10 मानेगा तो 2 से कितना मानेगा, 20 मानेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए भाई, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आपको ना समझ में आए। चलो भाई अगला पॉइंट देखते हैं। 8वां पॉइंट क्या है? 8वां पॉइंट क्या है भाई? 8वां पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट तो 8वां पॉइंट देखो भाई, अब जैसे मान लो ये एक चालक है, ये क्या है? चालक। चालक तो आपको समझ में आता ही होगा, चालक तो आपको समझ में आता ही होगा। तो देखो भाई मान लो कि ये क्या है? कोई चालक है, ये गोला है, ये क्या है? गोला है, फुटबॉल जैसा है, चालक है। जैसे मान लो लोहे का है और इस पर धन आवेश फैला हुआ है, एक समान रूप से इसके सतह पर धन आवेश फैला हुआ है। इस बात को आप लोग नोट कर लेना और याद भी कर लेना कि जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाएगा, जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाएगा तो संपूर्ण आवेश उसके सतह पर फैलेगा। संपूर्ण आवेश कहाँ फैलेगा? उसके सतह पर फैलेगा एक समान रूप से। ठीक है, जब भी किसी धातु को क्या किया जाएगा? आवेशित किया जाएगा, चालक को क्या किया जाएगा? आवेशित किया जाएगा, तो सारा का सारा आवेश उसके बाहरी वाले सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है, चाहे वो धन आवेश हो, चाहे वो क्या हो, ऋण आवेश हो। तो चलो भाई ध्यान दो, अगर हम लोग किसी चालक की सतह से जो शुरू होने वाला आवेश है या उसमें समाप्त होने वाला आवेश है अगर किसी चालक के सतह से जो शुरू होने वाले बल रेखाएं हैं या उसमें समाप्त होने वाली जो बल रेखाएं उसको खींचना चाहें तो कैसे खींचेंगे? हमेशा लंबवत, हमेशा लंबवत, ऐसे, हमेशा लंबवत। हमेशा इस टाइप खींचेंगे हम लोग, लंबवत ऐसे। तो देखो भाई जो वैद्युत बल रेखाएं होती है ना, वो हमेशा चालक की सतह के क्या होती है? लंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह पे कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं और चालक के भीतर होती ही नहीं है, चालक के भीतर होती ही नहीं है, क्योंकि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। इसको हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब गॉस का थ्योरम पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रूफ करेंगे कि किसी चालक के भीतर कैपिटल ई का परिमाण क्या होता है? शून्य होता है। कैपिटल ई का परिमाण क्या होता है? शून्य होता है। जहाँ पे कैपिटल ई होगा ही नहीं वहाँ पर बल रेखाएं भी नहीं होंगी। तो हमेशा इस बात को ध्यान देना कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा किसी चालक की सतह के लंबवत होती हैं और भीतर क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं, मतलब होती ही नहीं है। तो विद्युत बल रेखा किसी चालक के सतह के सदैव लंबवत होती हैं तथा भीतर अनुपस्थित होती हैं, क्योंकि चालक के भीतर कैपिटल ई बराबर शून्य होता है। चलिए भाई, तो विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे कि जो विद्युत बल रेखा होती है वो धन आवेश या अनंत से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश व अनंत पर समाप्त होती है। और विद्युत बल रेखा नेट विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। नेट विद्युत क्षेत्र को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। फिर दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जा सकेंगी और ये दोनों स्पर्शियां एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशा प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है, क्योंकि भाई एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का केवल एक दिशा होगा। फिर उसके बाद विद्युत बल रेखा कभी बंद लूप नहीं बनाएंगे। अगर बंद लूप बनाएंगे तो उस पूरे लूप के लिए विद्युत बल द्वारा जो किया गया टोटल वर्क डन होगा वो शून्य नहीं होगा, जबकि संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होना चाहिए, प्रैक्टिकली शून्य होता है। जबकि अगर आप मानते हो कि विद्युत बल रेखा बंद लूप बनाएगा तो शून्य नहीं होगा, तो हमें क्या मानना पड़ेगा? विद्युत बल रेखा कभी बंद लूप नहीं बनाएगा। अगर बंद लूप बनाएगा तो विद्युत बल रेखा अगर बंद लूप बनाएगा तो विद्युत बल आपका संरक्षी बल नहीं होगा। ठीक, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि जहाँ पर
विद्युत बल रेखा पास पास होंगे वहाँ पर ई का परिमाण ज़्यादा होगा, जहाँ पे दूर दूर वहाँ पे ई का परिमाण क्या होगा, कम होगा। और जहाँ पर एक दूसरे के समांतर होंगे, समान दूरी पे होंगे, वहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। हर जगह ई का परिमाण और हर जगह ई का दिशा क्या होगा, समान होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग ऐसा मानेंगे क्यू आवेश से 2 बल रेखाएँ निकलेंगे तो 2 क्यू आवेश से 4 बल रेखाएँ निकलेंगी। अगर हम लोग मानेंगे क्यू आवेश से 4 बल रेखा निकलेगी तो 2 क्यू आवेश से 8 बल रेखा निकलेगी। इसका मतलब किसी भी आवेश से निकलने वाली अथवा समाप्त होने वाले बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के क्या होगा, समानुपाती होगा। 1 कूलाम से 2 बल रेखा तो 2 कूलाम से 4 बल रेखा निकलेगी। बात समझ में आई भाई। फिर उसके बाद हम लोग आगे ये पढ़े हैं कि जो विद्युत बल रेखा होता है वो किसी चालक के सतह के सदैव लंबवत होता है। चालक के सतह के सदैव लंबवत होता है और चालक के भीतर विद्युत बल रेखा होता ही नहीं है, क्योंकि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। यदि पूछा जाए कि एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है तो दोनों आवेशों के इस निकाय के लिए अगर विद्युत क्षेत्र रेखा खींचना है तो कैसे खींचेंगे। तो यह विद्युत रेखा इस प्रकार होगा कि धन आवेश से प्रारंभ होगा और ऋण आवेश पे आके समाप्त हो जाएगा। तो यह आप लोग कॉपी में बना लीजिए, मतलब कि एक धन आवेश होगा और एक ऋण आवेश होगा। धन आवेश और ऋण आवेश का जो निकाय होगा उसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार खींची जाएगी। और यदि अब पूछा जाए अगर 2 धन आवेश हैं तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे खींचा जाएगा, तो यह इस प्रकार खींचा जाएगा। देखिए 2 सजातीय आवेशों का जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत बल रेखा है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, काटेंगे नहीं, ऐसे पास आते हुए दूर हट जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार खींचेंगे। ये सब का सब चित्र आपको याद कर लेना है। चलिए भाई, विद्युत बल रेखा पर आधारित यह पहला सवाल है। समान परिमाण Q के 3 धन आवेश एक समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखे गए हैं। परिणामी बल रेखा निम्नांकित रेखा चित्रों में कौन सा सही है। हमको 4 चित्र दिया गया है और चारों चित्रों में से हमें पहचानना है कौन सा बल रेखा सही रूप से प्रदर्शित किया गया है। मतलब ये भी देखो Q आवेश है और ये भी Q आवेश है और ये भी Q आवेश है। ऐसे सभी में मतलब ये Q आवेश है और ये Q आवेश है और ये Q आवेश है और इसमें ये Q आवेश, ये और ये, इसमें भी इसी प्रकार ये Q, ये और ये, मतलब तीनों, मतलब कि तीनों आवेश एक समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखे गए हैं। अब कौन सा बल रेखा सही है, कौन सा बल रेखा सही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि देखो अगर ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो धन आवेश से अगर बल रेखा मान लो प्रारंभ हुआ और धन आवेश पे जाके समाप्त हुआ तो ऐसा होता ही नहीं है। वही बल रेखा या तो नेगेटिव चार्ज पे समाप्त होता है और या फिर पॉजिटिव चार्ज या फिर आनंद पे समाप्त होता है, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। और यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर जो आपका बी वाला पार्ट, ये वाला बी वाला पार्ट देख लो, तो बी वाले पार्ट में देखो ये आपका बंद लूप बना रहा है, तो ये भी गलत है। और सी वाला भी गलत है, सॉरी सी वाला नहीं, डी वाला भी गलत है। और ये आपका देखो, ये आपका सही है। देखो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। इसके पहले मैंने बताया अगर सजातीय आवेश का क्या खींचा जाएगा, विद्युत बल रेखा खींचा जाएगा, तो वे एक दूसरे को काटेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, देखो रिपल करके एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। तो ये देखो क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, तो यही वाला क्या है, सही है। ठीक, फिर देखो अगला सवाल। चलिए भाई, विद्युत बल रेखा पर आधारित आपका दूसरा सवाल। फिर से सवाल वही है कि आपको ये देखिए गोलीय कोश, ये गोलीय कोश, गोलीय कोश, गोलीय कोश दिया गया, ऊपर के भाग पे धन आवेश है, नीचे के भाग पे क्या है, ऋण आवेश है। तो इसमें से कौन सा सही है? देखो ये तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि धन आवेश से प्रारंभ हुआ और ये कहाँ चला गया, अनंत। ये अनंत से आता हुआ कहाँ, ऋण आवेश पे समाप्त हो गया। ऐसा तब होता है जब एकल धन आवेश होता है, ऐसा कब होता है, जब एकल धन आवेश होता है, विलगित होता है। यहाँ पे तो धन आवेश और ऋण आवेश का आपका क्या है, एक निकाय है, तो धन आवेश से चलना चाहिए था और ऋण आवेश पे आके समाप्त होना चाहिए था। और यहाँ देखा जाए ये भी आपका गलत है, यही चीज़ यहाँ भी हो रहा है कि धन आवेश से प्रारंभ हुआ और फिर यहाँ पर आके समाप्त नहीं हुआ, आगे बढ़ गया। और यहाँ पर देखा जाए भाई, तो ये जो विद्युत बल रेखा धन आवेश से प्रारंभ हुआ और ऋण आवेश पे आके समाप्त हुआ। तो लेकिन यहाँ पे क्या गलती है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि हमने कहा था कि जो विद्युत बल रेखा होता है
वो निष्कोण होता है। कैसा होता है? निष्कोण होता है। देखो यहाँ पर ये निष्कोण है, बिल्कुल निष्कोण नहीं है। मैंने कहा था ये जो आपका ये देखो ये तीक्ष्ण किनारा है कि नहीं है, तो मतलब कि तीक्ष्ण मोड़ है, इसीलिए ये आपका गलत है। ये आपका सही है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि विद्युत बल रेखा धन आवेश से प्रारंभ हुआ और ऋण आवेश पे आके समाप्त हुआ, और एक ऐसा है आपका ये निष्कोण वक्र है। कैसा है? निष्कोण वक्र है। तो ये विद्युत बल रेखा का एक प्रॉपर्टी है, गुण है, इसीलिए ये वाला चित्र आपका क्या है? सही है। ठीक भाई। फिर तो देखिए ये एक सवाल और है, इसमें दिया संलग्न चित्र में यदि आवेश 1 2 कूलाम है तो 2 मतलब 2 क्या होगा? मतलब ये वाला जो आवेश 1 है, ये इसका परिमाण कितना है? 2 कूलाम है। और चिन्ह कैसा है? यहाँ पर प्लस प्लस दिया गया है, प्लस 2 कूलाम है। तो इस आवेश का परिमाण कितना होगा और चिन्ह कितना होगा? इस परिमाण का आवेश कितना होगा, मतलब परिमाण कितना होगा और चिन्ह कितना होगा इस आवेश का? तो बताइए भाई, हम लोग को बताया गया, एक गुण बताया गया है कि जो निकलने वाले रेखाओं की संख्या होती है, जो निकलने वाले रेखाओं की संख्या होती है, वो आवेश के परिमाण के क्या होती है? समानुपाती होती है। आवेश के परिमाण के क्या होती है? समानुपाती होती है। मतलब n, ये क्या है? n, निकलने वाले या समाप्त होने वाले रेखाओं की संख्या है, ये आवेश के परिमाण के क्या होगा? समानुपाती होगा। अब देखा जाए, मान लो यहाँ पर एक नियतांक आ गया, k आ गया, तो बताओ भाई पहले वाले आवेश के लिए जब बात किया जाएगा तो n1 और ये नियतांक है और ये q1 हो जाएगा, और दूसरे वाले आवेश के लिए ये k और ये क्या हो जाएगा? q2 हो जाएगा। k बाई नियतांक है, ये तो आपका चेंज होगा नहीं। अगर भाग दिया जाएगा तो ये n2 बाई n1 क्या हो जाएगा? q2 बाई q1। अब बताओ n2 क्या है? दूसरे पर समाप्त होने वाले रेखाओं की संख्या। तो दूसरे पर कितने रेखाएं समाप्त हो रही हैं? 1 2 3। कितनी? 3। और ये n1 क्या है? पहले से निकलने वाली या समाप्त होने वाली रेखाओं की संख्या है। तो पहले आवेश से बल रेखाएं निकल रही हैं, क्योंकि ये धनात्मक हैं। तो बताओ कितनी निकल रही है? गिन लो। तो यहाँ से अगर हम लोग गिनती शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना? 12। तो 3 बटे कितना हो गया? 12। और Q2 आपको निकालना, Q1 कितना है? 2 कूलाम। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 3 से कटेगा, मतलब 12 तो 4 हो जाएगा, और ये 2 से कटेगा 2 हो गया। तो फाइनली आपका Q2 इक्वल कितना आ गया? Q2 इक्वल आपका आ गया 1/2 कूलाम, 0.5 कूलाम। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार आपसे ये भी पूछा जा सकता है, देखो ये आपका धनात्मक आवेश है और ये आपका कैसा है? ऋणात्मक आवेश है। अगर मान लो पूछा जाए कि मतलब कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी बिंदु पर कोई आवेश रखा जाए, उस पर कोई बल ना लगे, या कहाँ से कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी, तो आपका अगर इसको क्या मानोगे? क्यों मानोगे? इसको क्या मानोगे? Q/4। भाई यहाँ पर देखा जाए, अगर ये 2 कूलाम है तो ये आधा कूलाम है, तो ये वाला इसका 1/4 है कि नहीं है? अगर आप इसको क्या मानोगे? क्यों मानोगे तो इसको 4 क्यों मानोगे, या इसको क्यों मानोगे तो इसको क्या मानोगे? Q/4 मानोगे, -Q/4। अब आपका पुराना सवाल हो जाएगा, अगर आप इसको क्यों मानोगे, -Q मानोगे तो क्या हो जाएगा? 4Q हो जाएगा। तो 4Q है, -Q है, तो आपको मालूम है कि आवेशों को जो मिलाने वाली लाइन होती है कम परिमाण वाले आवेश की ओर, वो पॉइंट होता है जहाँ पर कैपिटल E बराबर क्या होता है? शून्य होता है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। तो -Q का विद्युत क्षेत्र होगा इधर, और +Q का जो 4Q है इसका विद्युत क्षेत्र होगा इधर E2। तो जब E1 बराबर क्या होगा? E2 होगा, तभी तो विद्युत क्षेत्र आपका शून्य होगा। अब ये दूरी आपको A दिया गया है, ये दूरी क्या मान लो? X मान लो। तो ये दूरी कितना हो जाएगा? A + X हो जाएगा। अब सॉल्व कर सकते हो, पीछे आप लोग ऐसा कई सवाल लगा चुके हो। भाई E1 इसका विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे ना, तो हो जाएगा K, भाई पॉइंट चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 को मैंने K लिख लिया, और Q कितना है? Q, और R कितना है? X² हो जाएगा। और दूसरे आवेश का यहाँ से यहाँ तक का जो देखिए दूरी क्या है? A + X हो जाएगा, तो मतलब आपका हो जाएगा, और Q कितना है? 4Q, और A + X का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से X का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसी प्रकार आपसे
सवाल पूछे जाएंगे विद्युत बल रेखा पर आधारित। बाकी सवाल आप लोग बुक से कीजिए, और कोई भी समस्या होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही।